नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा फ्रंटल के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। क्या कुछ हुआ बैठक में, बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने आज फ्रंटल के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक किया। यह बैठक करीब 4 घंटे चली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराए और साथ ही साथ 27 के रण को लेकर पूरी तरह से एक रणनीति बनाई गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले पर सपा नेताओं को चलने का आह्वान किया और यह भी निर्देश दिया कि वह अपने क्षेत्र में जाकर पीडीए की रणनीति को लोगों तक पहुंचाएं और साथ ही साथ दलित महापुरुषों के विचारों को भी वह जन जन तक पहुंचाएं। फिलहाल जिस तरीके से आज अहम बैठक में चाचा शिवपाल यादव, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, माता प्रसाद पांडे के साथ तमाम सांसद मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी की एक अहम रणनीति बनी कि आने वाले उपचुनाव और 27 के रण में बसपा की रणनीति का जवाब दिया जाए और साथ ही साथ चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को भी फेल किया जाए, जिससे उपचुनाव और 27 के रण में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जा सके। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर प्रयागराज से है। महाकुंभ के शुरुआत से पहले पूरे गाजे बाजे के साथ निरंजनी अखाड़े का भी आगमन हो गया। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हैं सहयोगी शोएब रिजवी। 25 के कुंभ की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 तारीख को पहला स्नान पर्व है, उससे पहले अखाड़े अपनी छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। आज निरंजनी अखाड़े ने गाजे बाजे के साथ, धार्मिक गीतों और भजन के साथ अपनी छावनी में प्रवेश किया। इस दौरान न सिर्फ नागा साधुओं का आकर्षण लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। जिस मार्ग से ये लोग गुजरे, उस मार्ग पर भक्त उनके दर्शन करने के लिए वो घूम रहे थे। हालांकि ये एक बड़ा अखाड़ा माना जाता है, जूना अखाड़े के बाद इसकी गिनती होती है और ऐसे में लोगों को इंतज़ार था इनकी छावनी प्रवेश का। और कह सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बागंबरी मठ अल्लाहपुर सिंह की जो पेशवाई है वो शुरू हुई और बाकायदा विभिन्न मार्ग से होती हुई ये संगम क्षेत्र में पहुंची। इस बीच में जिस मार्ग से भी गुजरे लोग इनके आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए, फूलों की वर्षा की इन पर और जिस तरह से धार्मिक गीत बजाए जा रहे थे उस पर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब अखाड़े मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मेला अपने रंग में आ चुका है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा और उसकी तैयारियां भी प्रशासनिक तौर पर कर ली गई है। लेकिन जिस तरह से साधु संतों को देखने, उनके दर्शन करने के लिए पूरे 2 दिन से लोग आ रहे हैं, अब इस मेला क्षेत्र में इनका दर्शन करना लोगों के लिए अब कौतूहल बन चुका है। तरह तरह के बाबा हैं जो अपने और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ये पूरा सिलसिला फरवरी 26 तक चलेगा। 13 तारीख को पहला स्नान है और 14 जनवरी को जो शाही स्नान, जिसे इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है, उससे इसकी शुरुआत हो जाएगी। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। खबर दिल्ली से है, जहां महिलाओं के एक समूह ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि ये महिलाएं और क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी कमल किशोर। पंजाब की महिलाओं के एक समूह ने दिल्ली के आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का दावा है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आपके द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। प्रदर्शनकारी महिलाओं में से एक ने कहा कि हम पंजाब के गुरदासपुर से आए हैं, वहां के लोग गरीब हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवत मान ने हर महिला को 1000 रुपए देने का वादा किया था। उन्होंने झूठ बोलकर पंजाब में सरकार बनाई। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शनिवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन में पंजाब की महिलाओं का एक समूह शामिल था, जिन्होंने आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में हर महिला को 1000 रुपए प्रदान करने में अपने वादों को पूरा करने में विफल बताया।
आरोप लगाया है कि 22 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकृत शुरू करने के लिए घोषणा की, जिसका उद्देश्य दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने का वादा किया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में सन्यासी परंपरा के निरंजन अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। कैसी रही वहां की तस्वीर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रजवी। प्रयागराज में आप देख सकते हैं कि उनका इलाका है, यहाँ निरंजनी अखाड़े की छावनी प्रवेश है। ये सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। लंबी कतार है, शादी लगातार मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। श्रद्धालुओं के आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन क्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बता रहे हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बोला हमला। आपको बताते चले, अपना दल के मंत्री आशीष पटेल ने जिस तरह एसटीएफ को खुले मंच से ललकारा था, उसको लेकर कहा कि आशीष पटेल को मंत्रिमंडल से अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आपको बताते चले, बंद लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि उनको कांग्रेस में आ जाना चाहिए। वहीं आपको बताते चले, महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने कहा कि गुजरातियों को पूरा ठेका दिया जा रहा है और यूपी के लोगों से नाराज़गी दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, अपना दल के आशीष पटेल ने जिस तरह से मुद्दा उठाया था, एसटीएफ उनको एनकाउंटर करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार अपने पाले में लेके बॉल की तरह खेल रही है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़े झटके यहां पर लगे हैं। 3 बड़े नेता मथुरा जोशी, बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में जा चुके हैं। निकाय चुनाव में राहत की खबर बीजेपी के लिए जरूर कही जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके हैं, एक के बाद एक झटके। पहले बागियों की चुनौती थी और अब नेताओं का जाना उनके लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर है। ऐसे में कांग्रेस को अब मंथन करना होगा कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि उनके नेता भी छोड़ रहे हैं, चुनाव भी हार रहे हैं और असमानहीनता के आरोप भी नेताओं पर यहाँ पर लग रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब सोचने विषय में आ गई है और कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से उत्साहित है और उसके परिवार यानी जो बीजेपी का कुटुंब है वो बढ़ रहा है, वो उसके लिए राहत की खबर है। निकाय चुनाव के लिए शुभ संकेत भी कहे जा सकते हैं। कैमरामैन अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कौन कौन से नाम इस सूची में शामिल हैं, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। आज बीजेपी ने भी अपनी 29 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि कहीं ना कहीं दिल्ली से जो नई दिल्ली सीट है वहां पर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद है, वहीं संजय दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस बार
प्रवेश वर्मा को भी यहाँ से सीट दी गई है। अब देखना होगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता को सामने बीजेपी के भी गद्दावर नेता सामने है, वहीं आतिशी के सामने भी रमेश बिधूड़ी जो सांसद रहे हैं उनको खड़ा किया गया। अब देखना होगा कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है, क्योंकि हर सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने बड़े बड़े गद्दावर नेता को उतारा गया। वहीं करोल बाग से दुष्यंत गौतम को भी वहां से सीट दी गई है। वहीं बता दें कई ऐसे और नेताओं के नाम है जो लगातार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सामने अपने नेताओं को उतारा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस साल जो विधानसभा होने वाले हैं, क्या किसके पास किसकी सीट होगी और किसका अधिकार होगा और किसको जनता चुनेगी, ये सबसे बड़ी बात देखने को होगी। बता दें कि लगातार जो नई दिल्ली सीट है ये पहले से ही काफी चर्चाओं में थी, क्योंकि यहाँ पर पहले से संजय सिंह मौजूद थे, प्रवेश वर्मा यहाँ मौजूद थे। वहीं बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन चुनाव की लिस्ट आने के बाद अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरते नजर आया है। दिल्ली से संजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर बलिया से है, जहां बढ़ती ठंड के साथ साथ घने कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। वजह से गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कैसी है ठंड की तस्वीर, बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। पूर्वांचल में देखा जाए तो ठंड जो है काफ़ी अपने चरम सीमा पर है और मौसम विभाग जो है येलो अलर्ट जारी भी किया है। मैं आपको बता दूं कि इस समय बलिया में काफ़ी जो शीतलहर को लेकर के काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। शीतलहर का प्रकोप इस तरह से है कि जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं उनको लाइट और इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि लोग घरों में दुबके हुए हैं ठंड को लेकर के और कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ठंड में जो है जो किसान हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, जो जानवर हैं उनके लिए चारा का व्यवस्था करना उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल का काम है। मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और तापमान की गिरावट हो रही है, उसको अगर देखा जाए तो उसको लेकर के जो लोग बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। अगर देखा जाए तो जिला अस्पताल में जो है इस तरह के जो श्वास रोगी हैं वो इस तरह के रोगी काफ़ी पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ठंड से और शीतलहर को लेकर के जो ट्रेनें हैं वो भी विलंब से चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं। खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार आज प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ मेले की तैयारियों के लिए जाते समय वह अचानक सिविल लाइंस थाने पहुंच गए। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी सोइवरेज। कुंभ की सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संगम नगरी में करीब 40 करोड़ लोग विभिन्न दिनों पर स्नान पर्व में संगम नगरी आएंगे। इस बीच सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए गए हैं। इसी को जांचने पर रखने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद संगम नगरी पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ मॉक ड्रिल में शिरकत की, उसको परखा जांचा, उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घाटों पर, शहरी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। क्योंकि इस बार सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तमाम तरह की नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। सीसीटीवी कैमरे हर आने जाने वाले पर निगाह रखेगा। ड्रोन से न सिर्फ इसकी निगहबानी होगी बल्कि जल, थल और वायु तीनों जगह से सुरक्षा की निगहबानी की जाएगी। इसके लिए जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। चप्पे चप्पर पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। बैरिकेड करके आने जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के लिए जो स्थान बनाए गए वहाँ पर पुलिस की बड़ी मौजूदगी रहेगी। पूरे मेला क्षेत्र में अलग अलग सेक्टरों में थाने का संचालन किया जा रहा है, जिसमें एक पूरा थाना कार्यरत रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार के कुंभ में जो सुरक्षा है वो और व्यापक की गई है, उसके पुख्ता इंतजाम किए गए। इसी को जांचने परखने के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश खुद संगम नगरी आए थे और उन्होंने बाकायदा अलग अलग जगहों का पुलिस की जो कार्यशैली है उसको जांचा परखा। उनके तमाम वो स्थान जहां पर पूरे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं या वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है, उन सब के उन्होंने दौरा किया और सख्त निर्देश दिए हैं सुरक्षा में किसी तरह की कोई ढिलाई न दी जाए और जो व्यवस्थाएं की गई है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के कड़े निर्देश के बाद जिले में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ हुई है कार्रवाई, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। जिला पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के नेतृत्व में आज अवैध शराब करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अगर बता दें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। साथ ही ये आरोपी महुआ की अवैध शराब बनाते थे, जो गांव-गांव बेचते थे। आज इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में शराब का जो अवैध कारोबार कई दिनों से फल फूल रहा है, जिसका मुख्य कारण आबकारी अधिकारियों के सय में ये कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार
ये शराब अवैध शराब बेचने वालों को कार्रवाई की लगातार की जा रही है। अवैध शराब गांव-गांव बेचने के कारण गांव का माहौल अशांत हो जाता है और कई घटनाओं को अंजाम हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के नेतृत्व में आज लगातार 4-5 गांव में छापामारी की गई, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। उनकी बड़ी मात्रा में शराब को जब्त की गई, 50,000 की शराब को जब्त की गई। वहीं पर 40 लीटर अवैध महुआ की शराब को भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि महुआ की शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, परंतु गांव-गांव में महुआ की शराब खुलेआम बनती है और खुलेआम बिकती है, जिससे पुलिस प्रशासन लगातार इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। और उसके बाद भी ये अवैध जो कारोबार जो शराब को जो बनाने का, महुआ की शराब को बनाने का काम बंद नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष लगभग 30,000 लीटर अवैध शराब को जब्त करके नष्ट किया गया था। इसी पर लगाया जा सकता है कि गांव में किस तरीके से ये अवैध शराब बनाने का कार्य फल फूल रहा है और लगातार पुलिस छापामार कार्रवाई करके इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ये लगातार कार्रवाई होने के कारण अपराधियों के हौसले पस्त हैं और आने वाले समय भी राज्य सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि अवैध कारोबार करने वाले, शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि गांव का माहौल शांत रहे और किसी प्रकार की अशांति गांव में ना हो। और लगातार पुलिस अधीक्षकों को निर्णय दिया गया है राज्य शासन की ओर से, और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी पर कल बड़ी मात्रा में खबर जौनपुर से है, जहां अटाला मस्जिद पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अगली सुनवाई कब होगी और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में अटाला मस्जिद सुनवाई के मामले में दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद जिला कोर्ट ने अगली तारीख 18 फरवरी को तय की है। बताया जाता है कि 18 फरवरी को जिला कोर्ट अगली तारीख की सुनवाई करेगी। तो वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने बताया कि अटाला वक्फ बोर्ड और स्वराज वाहनी एसोसिएशन मुकदमे के मामले में आज जो है आपत्ति दाखिल किया गया है और अगली तारीख 18 फरवरी को तय की गई है। वही हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि कन्नौज के राजा विजय चंद्र के ज़माने में ये मंदिर बनाया गया था, जिसे अटाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि मुगल काल शासन में जो है मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, जो कि हिंदू पक्ष का दावा है। तो वही मुस्लिम पक्ष का ये भी दावा है कि उनके पास मस्जिद होने का तमाम दस्तावेज और सबूत हैं, जो कोर्ट में पेश करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अटाला मस्जिद सर्वे को लेकर खबर झांसी से है, जहां महाकुंभ में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं का रेलवे विशेष ध्यान रख रहा है। महाकुंभ को लेकर रेलवे क्या कुछ तैयारियां कर रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। महाकुंभ को लेकर झांसी की रेलवे कोच फैक्ट्री में 100 डब्बे तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से अभी तक लगभग 40 डब्बे तैयार हो चुके हैं। ये डब्बे जो है महाकुंभ के लिए स्पेशली तैयार किए जा रहे हैं और इसमें सारी सुख सुविधा का ख्याल यात्रियों के लिए देखा जा रहा है। वहीं डब्बे के बाहर QR कोड भी लगाया गया है, जिसको स्कैन कर आप कुंभ मेले की सभी जानकारियां ले सकते हैं। साथ ही साथ डब्बे के बाहर तिथियां लिखी गई हैं, जिसमें महाकुंभ में किस समय पर और किस तारीख पर आप स्नान करेंगे तो इससे आपको क्या लाभ होगा, इन सभी चीजों का जिक्र जो है डब्बों के। खबर महोबा से है, जहां मौसम में हुए अचानक बदलाव के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कैसा रहा आज का दिन, बता रहे हमारे सहयोगी सारिक नवाज मोहम्मद। उत्तर प्रदेश के महुआ में बड़ी अचानक के ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से ही जिला कोहरे की चादर ओढ़े नजर आया है। जहां पर 2 से 3 दिनों से अचानक के ठंड बढ़ने के कारण लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं प्रशासन के द्वारा जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं और जगह जगह चौराहों पर अलाव का इंतजाम कराया गया है। वहीं अन्य पशुओं को भी सर्दी न लगे, जिसको लेकर प्रशासन जगह जगह आग जला रहा है और वहीं लगातार प्रशासन चेतावनी भी जारी कर रहा है। दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक सूरज की एक किरण नहीं पड़ी है और पाला और कोहरा पड़ने के कारण कहीं न कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह हाईवे है और हाईवे में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब कोहरा छटता है और लोगों की मुसीबतें कम होती हैं। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। खबर अलीगढ़ से है, जहां सर्दी का तापमान बढ़ने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जहां कितने दिनों से सूरज देखने को नहीं मिला है और कोहरे से बादल ढके हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। में इस समय हार्ट कपा देने वाली और गलत जैसी सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते अलीगढ़ में घने कोहरे की चादर देखने को मिल रही है।
उसी के चलते लगातार नगर निगम के अधिकारियों और नगर आयुक्त के द्वारा रैन बसेरों की बात कहकर और अलाव जलाने की बात को कहकर अपनी पीठ को थपथपाया जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अलीगढ़ में देर रात्रि करीब 12 बजे कल 60 डिग्री टेम्परेचर था और इस टेम्परेचर में सड़कों पर यानी खुले आसमान के नीचे लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो घने कोहरे के कारण अलीगढ़ इस समय पूरा ढका हुआ है, जिसके चलते इस कोहरे की वजह से ट्रेनें भी लेट हो गई और ट्रेनें भी अपने गंतव्य तक देरी से पहुंच पा रही हैं। उसी दौरान कुछ तस्वीरें ली गई जो तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि जिस तरीके से नगर निगम के खोखले। खबर वाराणसी से है, जहां शहर से लेकर देहात तक 20 थानों में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस टीम ने अभियान चलाया है। क्या कुछ हुई है कार्रवाई, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। मांझों के साथ के वजह से लगातार हो रहे जानलेवा होने के बाद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने इस पर अभियान चलाया है, जिसके तहत वाराणसी के अलग अलग देहात व शहर के थानों क्षेत्र में लगातार दबिश दी गई, जिससे रामनगर के थाना क्षेत्र के अलावा तमाम अन्य थानों में भी बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है, जिसको लेकर के वाराणसी के सीरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए सीरा पुलिस ने लगभग 150 क्विंटल चाइनीज मांझों को बरामद किया है। इसके साथ बिक्री करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। चाइनीज मांझों को गिरफ्तार करने के बाद सीरा पुलिस ने बताया है कि यह मांझे लगभग 1.5 करोड़। खबर मथुरा से है, जहां कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि फिर से ये मंदिर सुर्खियों में है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में एक बड़ा मामला सामने आया है। वहीं का एक कर्मचारी जो कार्यरत था, वो कर्मचारी करोड़ों रुपए के जो दान और रसीद बुकें थीं उसको लेकर फरार हो गया है। इसको लेकर जो वहाँ के फाइनेंशियल अधिकारी हैं इस्कॉन टेम्पल के, उन्होंने एसएसपी से मिलकर मुकदमा पंजीकृत कराया है। एसएसपी ने आदेश किए और मुकदमा थाना वृंदावन में पंजीकृत हुआ है। इस्कॉन टेम्पल के कर्मचारी का मामला ये पहले भी आ चुका है। अब दूसरी बार इस कर्मचारी द्वारा ये करोड़ों रुपए का जो दान आता है और जो चंदे की रसीद होती हैं उनको लेकर फरार हो गया है। मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला। खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधायक पल्लवी पटेल और जीजा आशीष पटेल के बीच की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ है पूरी लड़ाई, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। एक ही परिवार से बने 2 दलों के बीच सियासी जंग तेज हो चली है। सपा विधायक पल्लवी पटेल और उनके जीजा यानी मंत्री आशीष पटेल के बीच जुबानी हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सपा विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर शब्दवाड़ छोड़े और साथ ही साथ आपत्तिजनक बयान भी दे डाला है। हालांकि इन सब के बीच जिस तरह से आशीष पटेल ने खुले मन से एसटीएफ और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे, इस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बुलाकर नसीहत भी दे डाली है। दरअसल अपना दल कमेरावादी पार्टी के अध्यक्ष यानी सपा विधायक पल्लवी पटेल बीते कई दिनों से योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।